नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन पढ़ रहे हैं, उत्पादन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। हमने उत्पादन के सिद्धांत में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और ये अपना जो अध्याय है लगभग अंत की ओर है। और इस लेक्चर के द्वारा आज हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का समापन करेंगे। हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ चुके हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में मैंने आपको बताया था कि एक साधन के परिवर्तनशील होने पर अन्य साधन जबकि समान रहे, किसी जो हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। घटते प्रतिफल मिलते हैं, बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, समान प्रतिफल मिलते हैं। कहने का मतलब ये तीन अवस्थाएं हमने उस स्थिति में देखी थी। हमने उसके पश्चात क्या, पैमाने का प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल में भी हमने घटते पैमाने के प्रतिफल भी किए, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल किए, समान पैमाने के प्रतिफल किए, जिसमें हमने लीनियरली होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ा था, जो कि कोब-डगलस के द्वारा अनुभवजन्य परिकल्पनाओं को बताया गया था। आज हम इस अध्याय में जो पढ़ने जा रहे हैं वो होती है कि पैमाने की जो प्रतिफल होते हैं इनके परिणाम स्वरूप कुछ फर्मों को कुछ हानियां और कुछ फायदे, बचत जिसे हम कहते हैं, बचत और हानियां होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं और क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से बचतें प्राप्त होती हैं और हानियां भी मिलती हैं। कुछ हानियां आंतरिक हानियां होती हैं, कुछ हानियां बाह्य हानियां होती हैं। कुछ बचतें होती हैं जो फर्म के कारण आंतरिक रूप से होती हैं, कुछ जो बचतें होती हैं वो बाह्य रूप से होती हैं। तो हम आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि आंतरिक बचतें कौन सी होती हैं, आंतरिक बाह्य बचतें कौन सी होती हैं, आंतरिक हानियां कौन सी होती हैं, बाह्य हानियां कौन सी होती हैं और किस कारण से मिलती हैं। तो देखिए, टॉपिक हमारा वही रहेगा, पैमाने के प्रतिफल जो प्रोडक्शन फंक्शन में है। प्रोडक्शन, या हम लिख सकते हैं इसको थियोरी ऑफ प्रोडक्शन। थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन में हम कर रहे हैं पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल। और पैमाने के प्रतिफल में हमने तीन प्रकार के पैमाने के प्रतिफल पढ़े थे। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल, और दूसरा है पैमाने के समान प्रतिफल, समान प्रतिफल, और तीसरा हमने पढ़ा था पैमाने के स्थिर प्रतिफल। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं आपको, पुराने वीडियोस में आप जाकर देखिएगा। जो विस्तार से पढ़ना है तो बढ़ते प्रतिफल का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जब सभी साधनों में आमूलचूल परिवर्तन करके किसी जो सभी साधन है उनमें यदि एक समान अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में ज्यादा मात्रा में परिवर्तन होता है। माना कि उत्पादन के जो साधन है उनमें 10% वृद्धि की तो उत्पादन में 15% वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप इसे हम कहेंगे बढ़ते प्रतिफल। यदि हमने उत्पादन के साधनों में 10% वृद्धि की और इसके परिणाम स्वरूप 10% ही हमारा उत्पादन में वृद्धि हुई, उसे हम कहेंगे पैमाने के समान प्रतिफल। और यदि 10% हमने वृद्धि की उत्पादन के साधनों में और इसके परिणाम स्वरूप हमें 5% वृद्धि मिली, इसका मतलब यह हुआ कि पैमाने के घटते प्रतिफल, यहां पर घटते प्रतिफल होगा, घटते प्रतिफल प्राप्त होंगे। अब इन प्रतिफलों के परिणाम स्वरूप हमें दो प्रकार की हानियां और बचतें मिलती हैं, जिसे हम कहते हैं पैमाने की बचतें, पैमाने की बचतें, और एक होती है दूसरा पैमाने की हानियां, पैमाने की हानियां। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और जो अपनी विश्वविद्यालय परीक्षा है उनमें भी ये क्वेश्चन आता है कि पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियां क्या होती हैं। पैमाने की बचतें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आंतरिक बचतें, आंतरिक बचतें, और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं बाह्य बचतें, बाह्य बचतें। इसी प्रकार से पैमाने की हानियां भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है आंतरिक हानियां, आंतरिक हानि, और दूसरी होती है बाह्य हानि, बाह्य हानि। देखिए विद्यार्थियों, आंतरिक बचतें कौन सी होती हैं? आंतरिक बचतें वो होती हैं जो एक फर्म के उत्पादन के विस्तार करने के परिणाम स्वरूप फर्म को प्राप्त होती है। एक फर्म के उत्पादन में विस्तार करने के परिणाम स्वरूप फर्म को ही प्राप्त होती है। ये दो प्रकार की हो सकती हैं। इसमें भी हमने देखा कि एक तो होती है श्रम संबंधी बचतें हो सकती हैं, ठीक है, और दूसरी जो है धन संबंधी बचतें हो सकती हैं।
धन संबंधी बचतें हो सकती हैं। श्रम संबंधी बचतें कौन सी होंगी? वो बचतें जो श्रम में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप या श्रम के परिणाम स्वरूप मिल रही हैं। दूसरी बचतें होती हैं जो धन की वजह से मिल रही हैं। अब जैसे श्रम का मैं उदाहरण दूं तो श्रम के आधार पर जो हमारे पास में मिल सकती हैं, तो पहली है, सपोज करो कि श्रम संबंध में अगर हम बात कर रहे हैं श्रम संबंधी बचतों की, तो श्रम संबंधी बचतों में सबसे पहला हमें मिलेगा विशिष्टीकरण का, या हम कह सकते हैं कार्य कुशलता या स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। श्रम का विशिष्टीकरण होगा, जो व्यक्ति काम करने में, जिस काम को करने में दक्ष होगा वो उसी काम को करेगा तो उत्पादन ज्यादा मात्रा में होगा। दूसरा, विशिष्टीकरण के बाद समय की बचत हो सकती है, समय की बचत होती है, नए नए आविष्कार हो सकते हैं। ये सभी क्या है, एक बचतों का ही रूप है। हमें मैनेजमेंट में ज्यादा फायदा मिलता है। और दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से हमें बेनिफिट मिल सकता है, जो हमारी तकनीकी बचतें, या हम कह सकते हैं इसको अविभाज्यता है, अविभाज्यताएं। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट रूप में कह सकते हैं कि आंतरिक बचतें एक फर्म को तब मिलती है जब वो श्रम का विशिष्टीकरण करे, समय की बचत करे, नए आविष्कार करे, तकनीकी संबंधी बचत करे, और अविभाज्यताएं जिस प्रकार से स्थिर साधनों का प्रयोग कम परिवर्तनशील साधनों के साथ करते हैं, तो उस स्थिति में हमें फायदा कम मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम विशिष्टीकरण करके और जो हमारा स्थिर साधन है उसको पूर्ण रूप से प्रयोग करेंगे तो उस समय हमें ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। धन संबंधी बचतों का मतलब हमारा यहाँ पे इससे तात्पर्य है कि जब हम किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं तो उसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा को कम से कम पैसे में, मतलब कम खर्च में ज्यादा मात्रा प्राप्त करना। तो कम खर्च में ज्यादा मात्रा जब फर्म प्राप्त करना चाहेगी तो उस इसको कह देते हैं हम कम खर्च में ज्यादा उत्पादन, इसे हम कहेंगे धन संबंधी बचत। अब आंतरिक बचतों का संबंध जो है, पैमाने की बचतें, आंतरिक बचतों का संबंध केवल एक फर्म मात्र से है, केवल फर्म से है, बाकी किसी से नहीं है। लेकिन जब बाह्य बचतों की बात करते हैं तो बाह्य बचतें जो होती हैं वो एक फर्म विशेष से संबंध नहीं रखती हैं। बाह्य बचतें एक पूरे उद्योग से, इंडस्ट्री से संबंध रखती हैं। जब हम एक उद्योग की सभी फर्मों के उत्पादन में परिवर्तन करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली बचतों को हम क्या कहते हैं? बाह्य बचतें कहते हैं। तो इनका संबंध केवल मात्र फर्म से होता है। कई बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आंतरिक बचतों का संबंध किससे होता है, एक फर्म से होता है या एक उद्योग से होता है? तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि आंतरिक बचतें होती हैं उनका संबंध तो एक फर्म से होता है, और बाह्य बचतें होती हैं वो जो होती हैं उनका संबंध बाह्य बचतों का उद्योग से होता है या सभी फर्मों से होता है। उद्योग से या सभी फर्मों से होता है, सभी फर्मों से संबंध होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाह्य बचतें हैं जो उद्योग से संबंधित होती हैं। दूसरी चीज हम कहते हैं आंतरिक हानि। आंतरिक हानि भी केवल फर्म को ही मिलती है। जब फर्म अपना विस्तार करती है तो फर्म विस्तार करने के परिणाम स्वरूप कई बार उसका मैनेजमेंट फेल हो जाता है, कई बार वो जो चाहती है श्रम विशिष्टीकरण करके काम करवाना चाहती है, कई बार श्रम का इस प्रकार से विभाजन कर दिया जाता है कि फर्म है उसको उत्पादन बढ़ने के बजाय उसका उत्पादन कम होने लगता है। तो उस स्थिति में फर्म को आंतरिक हानियां प्राप्त होती है। और बाह्य हानि जो होती है वो भी एक उद्योग की वजह से ही मिलती है। इसका नुकसान है जो सभी फर्मों को मिलता है, उद्योग का जो नुकसान होता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने पैमाने की दो प्रकार की बचतें थी, आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें। पैमाने की हानियां भी दो प्रकार की थी, आंतरिक हानि और बाह्य हानि, दोनों का हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब जब हम बात करते हैं बढ़ते प्रतिफल की, तो बढ़ते प्रतिफल की स्थिति में हमें पैमाने की बचत मिलती है जो आंतरिक बचत और बाह्य बचतें होती हैं। उस स्थिति में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति में हमें क्या मिलेगा? पैमाने की बचतें मिलेंगी। पैमाने की बचत, कई बार क्वेश्चन आता है कि पैमाने की बचत कब प्राप्त होती है? जब पैमाने के प्रतिफल बढ़ते हुए होंगे उस दशा में हमें पैमाने की बचत प्राप्त होती है, और जब हमारे घटते हुए प्रतिफल होंगे उस दशा में हमारे पास में क्या होगी? पैमाने की हानियां प्राप्त होंगी। पैमाने की हानियां हम कहते हैं इसको, पैमाने की हानियां मिलेंगी। और जब हमारे सामने समान प्रतिफल होगी उस स्थिति में फर्म को ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, उसको जितनी बचतें प्राप्त होती है उतनी ही पैमाने की हानियां प्राप्त होती है। तो उस स्थिति में प्रतिफल हमारा समान पाया जाता है। तो
तो इस प्रकार से पैमाने के प्रतिफलों के साथ में हमारे जो आंतरिक बस्तें थी, पैमाने की बस्तें और पैमाने की हानियां हैं, इनका हमने विस्तार से चर्चा कर ली। जो अपना अगला एक छोटा सा कंसेप्ट और बच गया है इसमें कि पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल, इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए इस कंसेप्ट को भी अपन कर लेते हैं कि पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल में अंतर क्या है। मैं आपको पीछे विस्तार से बता के आ चुका हूं कि पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं और साधन के प्रतिफल क्या होते हैं। साधनों के जो साधन के प्रतिफल अपने किए थे वो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो था वही साधन का प्रतिफल है। इसमें एक मिनट भी साफ करके देखिएगा, दो स्थिति है। एक तरफ हमारे सामने है साधन के प्रतिफल और दूसरी तरफ हमारे सामने है पैमाने के प्रतिफल। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम अंतर का आधार देखें तो समय काल की बात करें हम, समय काल, तो समय काल साधन के प्रतिफल का संबंध किससे है? अल्पकाल से है, अल्पकालीन होते हैं। जबकि पैमाने के प्रतिफल कैसे होते हैं? ये पैमाने के प्रतिफल जो हैं दीर्घकालीन होते हैं। समझ में आ गया कि सबसे पहला अंतर तो यह है कि पैमाने साधन के प्रतिफल तो हमारे अल्पकालीन है, पैमाने के प्रतिफल दीर्घकालीन है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो साधनों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन किसमें? साधनों में, साधनों में। तो इस स्थिति में केवल एक साधन में परिवर्तन होगा, एक साधन में परिवर्तन, अन्य सभी स्थिर रह जाते हैं। और यहां पर सभी साधनों में, सभी साधनों में परिवर्तन संभव होता है। साधन के प्रतिफल में तीसरा जो मुख्य अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है कि बचतें और हानियां। तो इस स्थिति में ना तो किसी प्रकार की हानि हो पाई जाएगी और ना हानि ना ही बचतें, जबकि यहां पर हमें पैमाने की हानियां, आंतरिक पैमाने की बचत एवं हानि प्राप्त होती है, जो हमारी आंतरिक बचत और आंतरिक हानि है। आंतरिक बचत एवं आंतरिक हानियां हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने छोटे मोटे 3-4 जो पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल हैं, इनकी में अंतर मिलते हैं। मुख्य रूप से इनमें और ज़्यादा अंतर नहीं है, अल्पकाल और दीर्घकालीन का है। मैं पुराना जो अपने वीडियो जो उनमें देखिएगा सब बता के आ चुका हूं। और इस प्रकार से अपना ये तो चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक बार आपको जो मैंने रेफरेंस बुक्स बताई हैं उनको और ज़रूर पढ़ते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, अपने वीडियोज़ को देखिए, वीडियोज़ को समझ करके नोट्स बनाइए, क्योंकि इन वीडियोज़ में सभी मैटर को देना संभव नहीं होता है। इसलिए अब आपको साथ साथ बुक्स को भी फॉलो करना जरूरी होता है। तो आप इनके साथ में बुक्स को भी पढ़िएगा ताकि आपको पूरा मैटर अच्छे से समझ में आ सके, अच्छे से मिल सके। अगले इस वीडियो को इस लेक्चर में जो मैंने समझाया और इससे पहले वाले जो लेक्चरों में समझाया उन सभी को एक साथ समग्र करके अध्ययन कीजिए, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। और आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।